क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ pH of 3 solutions is 6, 7 and 8, then which solution is acidic? Which is neutral and which is basic? ऐसा पूछा गया है. Now, if अच्छी बात कही आपने. It is very fine. If pH is equals to 6, तो pH जिसका 6 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे pH क्या है. क्या माइनस लॉग और H प्लस की कंसंट्रेशन, क्या यही है? pH इज निगेटिव लॉग और इसको लिख दें 6. सो ये निगेटिव उधर चला जाएगा तो क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और अब 10 पर किसकी पावर लगा दो? -6, और मोल पर लीटर लिख दो, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर में. यदि H प्लस की ये कंसंट्रेशन है तो श्रेयान OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? H प्लस की आ गई, pH 6 था तो H प्लस की आ गई, OH की क्या होगी? अच्छा, 10 टू द पावर -6. ओके, -8 होगा. मोल पर लीटर, तो किसकी कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा लग रही है? H प्लस की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH आयन की कंसंट्रेशन. और अगर pH 6 है तो POH क्या होगा? pH is 6, so POH 8 होगा. तो इससे भी हमें पता चलता है कि अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा? हाँ, सोल्यूशन इज एसिडिक. दो तरीके से जाना जा सकता है सोल्यूशन एसिडिक है. बोलो. डायरेक्ट लिखना है आपको, आपको ये सब करना नहीं है. बट इट इज़ फॉर दैट आयनिक प्रोडक्ट. हमने आपको बताया कि अगर 10 टू द पावर -6 है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 10 टू द पावर -14. तो बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? एक है, मान लीजिए आपको 6 और 8 है, तो उसमें रटने वाली बात आ जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन है, हमें क्या मालूम कैसे एसिडिक है कैसे. बट आपको सिंपली यही लिखना है, इफ़ pH इज लेस देन 7 देन सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. करना कुछ नहीं है आपको यहाँ पर. अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आगे आएगा, अभी आपके मॉडल पेपर्स में आएगा, तब फिर हम करेंगे. तो व्हेन यू विल सी मॉडल पेपर्स देन यू विल रियलाइज कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं. ठीक है. सो इफ pH इज इक्वल्स टू 7 तो क्या कहोगे? माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, तो वो 7 हो गई, क्योंकि pH क्या होता है? pH इज निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन. pH की डेफिनेशन क्या है? इट इज निगेटिव ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन. तो माइनस उधर ले जाओ. ये दिया है कि pH 7 है क्वेश्चन में, तो हमने लिखा 7. अब ये केस 2 है. दिस इज केस 2 कि pH 7 होगा तब क्या होगा? तो ये -7 हो गया. अब अगर बेस पे ये पावर चढ़ाओ तो क्या ये आ जाता है? तो बेस पर मैंने -7 की पावर चढ़ा दी, तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई?
नाउ प्रवीण, अगर H प्लस आयन की इतनी कंसंट्रेशन है तो OH आयन की क्या कंसंट्रेशन होगी? बताइए, आयुष आप बताइए, H प्लस की इतनी है तो OH की क्या होगी? 10⁻⁷ मोल लीटर। तो क्या दोनों की सेम कंसंट्रेशन है? सो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल है, देन व्हाट विल यू कंक्लूड? सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूशन इज न्यूट्रल। सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पीएच क्या था? क्या 7 था? इससे आपको पता चला सोल्यूशन न्यूट्रल है क्या? न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल का मतलब आप उस सोल्यूशन को पियो, पानी न्यूट्रल है, उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, वाटर ही तो है। वाटर में क्या होता है, जो H प्लस आयन जितने होते हैं उतने OH आयन होते हैं, तो उसको पियो पानी, 2 ग्लास पियो, 3 ग्लास पियो। क्या बॉडी में क्या आपकी एलिमेंट्री कैनाल जल जाएगी क्या? क्या उसमें कुछ हो जाएगा कि कुछ भी नहीं होगा? न्यूट्रल चीज़ खाने में, न्यूट्रल चीज़ खाने में कुछ नहीं होता है। केस थर्ड लीजिए कि इफ़ pH इज इक्वल्स टू 8, तो pH होता क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये 8 हुई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -8। तो इससे क्या पता चलता है? अब 10 पर ये पावर लगाओ, मोल पर लीटर। तो क्या ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हुई? अगर H प्लस आयन की ये कंसंट्रेशन है तो सीजन सोल्यूशन कैसा हुआ, एसिडिक या बेसिक? सर H प्लस आयन की सर ये है तो सर सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा। OH की कितनी कंसंट्रेशन हुई यहाँ पे? 10⁻⁻⁻6। -6। ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? सर OH की। तो OH की ज़्यादा है, तो इसलिए सो सोल्यूशन इज बेसिक। और इससे यहाँ ये भी पता चलता है कि pH 8 था तो सोल्यूशन बेसिक हुआ। pH क्या है? pH इज इक्वल्स टू 8, देन सोल्यूशन इज बेसिक। अब जरा देखो, एक pH स्केल भी है हमारे पास। pH स्केल में यहाँ 7 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ पर 5 है, और 4, 3, 2। तो आपके बुक में भी pH स्केल दिया हुआ है। तो pH स्केल में 1 भी है और 0 भी है। फिर यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो pH स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 से 14। ये pH वैल्यू है, दैट इज pH स्केल। pH स्केल में जो 7 पॉइंट है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? क्या न्यूट्रल? और 7 के आगे वाला पॉइंट किस चीज़ को इंडिकेट करता है? 7 के आगे नहीं, 7 के आगे बताओ ना। जब 8, 9, 10 होगा वो क्या होगा? एसिडिक नहीं होगा। अभी देखो 8 वाले को बेसिक 8 को बेसिक बताया है कि नहीं? ठीक है। और अगर 7 से नीचे हुआ तो एसिडिक। अच्छा, जैसे मैंने ये pH का स्केल बनाया है तो इसके करस्पॉन्डिंग अब हमें OH आयन की कंसंट्रेशन बताओ। कि जैसे ये वैल्यू है, यहाँ पर 0 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग OH आयन कितना होगा? मान लीजिए 7 है तो 7 -14। अच्छी बात कही है। देखो इसके करस्पॉन्डिंग देखो
क्या 10⁻⁻7 है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन? यस सर, इस पे कितनी हुई? 10⁻⁻8 10⁻⁻8। 9 पर -9। क्या H प्लस की कंसंट्रेशन घटती जा रही कि बढ़ रही है आपके ख्याल से? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। घट रही है सर, घट रही है क्योंकि डेसिमल के 12th प्लेस पे 1 है, यहाँ डेसिमल के 7th प्लेस पे ही 1 है, तो ये चीज़ तो डिक्रीज मानी जाएगी ना। और ये कितना है? डेसिमल के 14th प्लेस पे 1 है H प्लस का, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है। ये 6 पे क्या माना जाएगा? सर 1 क्या है 1 ये ना। सर? आप कहते हैं ना कि डेसिमल की 10 की 14 प्लेस तो 1 है, अभी देखो ये है, ये -6, ये क्या हो गया? 10 -5। ये क्या है? -4। ये क्या है? 10⁻⁻3। और ये 10⁻⁻2। और ये 10⁻⁻1। और ये क्या हो जाएगा? कि 10⁻0। 10⁻0 हो गया। यानी अगर ये चीज़ मैं कहूँ तो क्या ये 0.001 है क्या? डेसिमल के 3rd प्लेस पे 1 है। तो बताओ अभी तो हो गया टाइम के लिए है ना, H प्लस आयन के pH है ना, pH से तो H प्लस आयन ही निकालोगे। अभी तो शुरू में कराया ना आपको ये सब। pH 6 है तो ये H प्लस आयन क्या 10⁻⁻6 आया कि नहीं? ये तो सिंपली आ गया कि कुछ करना पड़ा। भाई pH 6 है तो सीधे ही बोलोगे ना H प्लस 10⁻⁻6। अभी कराया कि नहीं? तो जो भी pH होगा उससे आप H प्लस निकाल लोगे। तो H प्लस किधर बढ़ रहा है? 7 से 0 की तरफ जब जा रहा है, अच्छा, यानी 0 की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है। अगर pH मान लीजिए ये 5 वाला ज़्यादा एसिडिक है कि 6 वाला? सर 5 वाला, अच्छा 5 वाला 6 से 1 गुना ज़्यादा एसिडिक है कि 10 गुना? 10 गुना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। जैसे मैं ये कह दूं कि कॉफ़ी का pH 4 है और चाय का 6 है, तो कॉफ़ी कितनी एसिडिक है चाय से? क्या 100 गुना? ठीक है। अगर मैं कहूँ टोमेटो का 3.5 है तो वो चाय से कितनी अधिक होगी? सोचो कितनी अधिक हो जाएगी। 1000 गुना, तो वो अगर 3 का अंतर हुआ तो 1000 गुना। तो ये pH की वैल्यू हमने आपको बता दी, ये pH है। अब pH के करस्पॉन्डिंग अगर कोई आपसे, ये तो मैंने pH बताया है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे pH के करस्पॉन्डिंग OH की वैल्यू बताओ, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग OH आयन भी आप बता सकते हैं? 10⁻⁻10 है तो इसके करस्पॉन्डिंग OH आयन कितना होगा मोल पर लीटर में? 10⁻⁻4। तो क्या आपको ये लगता है कि OH आयन इधर बढ़ रहे हैं? यस सर, देखो इधर कितने बढ़ते जा रहे हैं, 10⁻⁻1। और इधर कितना हो जाएगा? 10 घटते घटते है तो -0 या 0 हो गया। हुआ कि नहीं? क्योंकि ऐसा होने पे ये 14 है तो अब इसके पास कुछ बचा क्या करने को? दोनों का तो आयनिक प्रोडक्ट 10⁻14 है तो ये 1 ही बनना पड़ेगा। बताया था कि नहीं H प्लस और OH आयन का मल्टीप्लाई क्या होता है? 10⁻14। पूरा तो यही ले गया, अब इसके लिए क्या बचा? तो इसके साथ क्या होगा OH आयन? -5। इसके लिए -6। तो फिर इसके लिए 10⁻⁻7, इसके लिए हाँ, ये कम होता जा रहा है, उधर बढ़ रहा है इधर कम हो रहा है। -9। देखो -4 है तो क्या हो जाएगा? -10, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -14। हाँ वही आयनिक प्रोडक्ट है। तो ये हो गया 10⁻12।
यस बताओ कि इसके लिए क्या होगा फिर OH, ये तो बताओ। इसके लिए सर OH होगा 10 की पावर 4 -14। -14। तो इस तरीके से हम देखते हैं OH इधर बढ़ रहा है, H उधर बढ़ रहा था, और OH आयन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है। ये चीज़ हो गई। नाउ वी विल सी दैट कि जो हमारा pH स्केल है उसमें 3 चीज़ें सच मानी गई हैं कि pH स्केल में 7 को मिड पॉइंट माना गया है, और 0 देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसके 3.5 को भी मिड पॉइंट माना गया है, और ये 10.5 को भी यहाँ का मिड पॉइंट माना गया है, यानी 7 को आधे आधे में डिवाइड किया गया। अच्छा, 3.5 से अगर सॉल्यूशन ये वाला जो हो गया इधर वाला, ये रेंज हो गई मोर एसिडिक की, यानी हाई एसिडिक। ऐसा सॉल्यूशन बॉडी में गिर जाए तो ख़तरनाक मानना, और ऐसे चाय गिर जाए, कॉफ़ी गिर जाए, तब ज़्यादा मत डरना। तो ये लेस एसिडिक, माइल्ड एसिड। माइल्ड का मतलब कैसा होता है कि लेस एसिडिक, एसिडिक। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। माइल्ड का विपरीत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, ये चीज़ है। वीक एसिड भी तो बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वीक बोलो वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा हुआ बताओ। वीक बेस और वीक बेस। माइल्ड बेस या वीक बेस। और ये जो है 10.5 से ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा हो गया। तो अब ज़रा देखो कि अगर जैसे 7 है तो इस केस में हम ये देखेंगे कि किस किस की कितनी कितनी pH वैल्यू होती है। यानी हम जो रोज़मर्रा जो चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ देयर pH रेंज, दैट वी विल एक्सपेक्ट। pH स्केल। According to Wikipedia, in chemistry, pH is a scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution. Now, let us write down value of some items कि उनका pH कितना कितना होता है। तो जो हमारा ब्लड है, दैट आवर ब्लड, क्या वो बेसिक है कि एसिडिक? अब आप जाने, हम इतना तो हमें नहीं पता है ना। जब 7 से ऊपर है तो बेसिक है, सीधी बात है। नहीं तो मैं फिर से लिख दूं, हमें लिखने में कुछ नहीं है। इफ pH इज लेस देन 7 और pH इज इक्वल्स टू 7 और pH इज ग्रेटर देन 7, तो सृजन बताओ इस केस में क्या कहोगे, सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूशन इज एसिडिक। हाँ, तब ठीक है। और सोल्यूशन इज न्यूट्रल और सोल्यूशन इज बेसिक। तो अब ये बताओ ब्लड कैसा है हमारा? बेसिक है। सो ब्लड का pH है 7.4, यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड 7.4 पे आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि मिल्क कैसा मानते हो? 6.3 है। सो मिल्क है एसिडिक। स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? तो ठीक है, 6.3 ले लो, यहाँ पे मिल्क आएगा, मिल्क। सो मिल्क का 6.3 है, ब्लड का 7.4 है। और ज़रा देखो कि अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी पी ली तो वो पानी से कितने गुना ज़्यादा एसिडिक है?
देख लो 5 to 6, 6 to 7, पावर के हिसाब से देखो तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 to the power -5 में कितने का मल्टीप्लाई करो कि 10 to the power -7 आ जाए, आप ही बताओ। 100 टाइम्स है। अगर मान लो 1 कप कॉफ़ी पी ली, है ना, डिवाइड क्यों करोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना एसिडिक है। इसमें H+ की कंसंट्रेशन 10 to the, ये 100 गुना ज़्यादा है। H+ की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ? पहले तो ये पता करो ये ज़्यादा है कि ये। -5 बड़ा है ना, -5 बड़ा है, और इसमें मल्टीप्लाई करो 100 से, तब ये आए। इस समझ में आई बात की नहीं? इसमें 100 गुना 100 का मल्टीप्लाई करना तभी आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का पीएच क्या है? कॉफ़ी का 5 है। नाउ इसके अलावा जो जूस होते हैं, ग्रेप जूस, ये सारी चीज़ें हैं, या टोमेटो जूस, उनका क्या होगा? उसका अगर जैसा जूस आपने बनाया 2.5 से 3.5 होगा। तो अगर सीधा टमाटर खा रहे हैं तो फिर वो और ज़्यादा एसिडिक है, और नहीं तो अगर जूस बना रहे पानी, ऑक्जेलिक एसिड है। लेकिन हमारी मैम ने बोला था कि ना, अगर एक्चुअली मैं तो ऑक्जेलिक मत लिखना, सिट्रिक लिखना। सेक्रीन, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक भी होगा। अब सब ऑक्जेलिक बोलते हैं, नेट पे चेक करो, अभी देख लेते हैं नेट में, ऐसा हो सकता है। अच्छा हाँ, जो अगर ये मान लो लेमन जूस का कैसा होगा? लेमन जूस को pH 2 माना गया है, काफ़ी ज़्यादा है, टोमेटो से भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से विनेगर का भी है। ये अच्छा बताया इन्होंने कि हमारा ब्लड एक बफर है, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। तो कि अगर ये कुछ अच्छी चीज़ें, किसने पूछा है? हैं? शेयान ने ये नई बात हम लोग के लिए बताई है कि इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। कि कह रहे हैं कि 7.4 हमारा ब्लड का पीएच है। ये पीएच किसका है? ब्लड। और ये भी शेयान ने बताया कि अगर 7.26 से और 7.49 इसके बाहर चला गया पीएच तो हम मर जाएंगे। बहुत बड़ी बात बताई शेयान ने कि इफ पीएच ऑफ बॉडी ब्लड गोज बियॉन्ड दिस, इससे कम हो जाए तो भी मर जाएंगे, ज़्यादा हो जाए तो भी मर जाएंगे। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। सो ये क्या है बताइए? रेंज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। एंड अब यहाँ देखो कि इन्होंने ये कहा कि दिस इज रेंज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड एम इफ pH crosses this extreme limits, pH of blood crosses this extreme limit, जो extreme limit को क्रॉस कर जाएगा, लिमिट we will die। अच्छा, फिर भी हम 2 pH वाला नींबू पी लेते हैं, तो 2 pH का नींबू का जूस पी लेते हैं और हमारा pH फिर भी इसी के बीच बना रहता है, तो हमारा ब्लड बफर देखो। ये आगे इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ pH पढ़ लिए हैं क्योंकि स्कूल में क्लास में हो चुका है, तो ये इन्होंने पढ़ लिया है, तो उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं सब लोगों के सामने एक प्रश्न रखते हुए कि यदि हम लेमन जूस पी लेते हैं तो बताओ क्यों नहीं मृत्यु होती है? बड़ी बात कि नहीं? ये हम सभी लोगों के सामने उन्होंने प्रश्न किया और हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो क्यों ना हमें उसका वेट करें पता करने के लिए कि ब्लड का बफर कैसा है और कारण का पता लगाएं थोड़ी देर में। लेकिन बात अच्छी उठाई है कि नहीं बताओ शेयान ने? उठाई तो अच्छी है कि 5 की कॉफ़ी पी लेते हैं, 2-2 कप कॉफ़ी पी लेते हैं बारात में जाते हैं तो, बिना डरे कि हमारा पीएच कहीं वायलेट ना कर जाए। ठीक, तो चलिए विनेगर
विनेगर का भी pH 2 है। और देखिए अगर स्ट्रॉन्ग HCl है तो क्या होगा, ये ठीक बताया। और अगर डाइल्यूट है तो 1, डाइल्यूट का 1। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग NaOH है तो दैट इज कंसंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, और डाइल्यूट है तो क्या होगा। अब मैं NaOH की बात कर रहा हूँ, NaOH बेस है, ये सही बताया। तब उसका pH होगा कंसंट्रेटेड का, तब नाउ इट विल बी 14। और डाइल्यूट हुआ तो ये सही है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा दूध में डालते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, क्या NaHCO3 है जिससे दूध फटे ना। इस पर भी कई सवाल आएंगे। क्या ये 9.5 है बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का हो गया। और बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं, उसका pH क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10.5 है, आप देख लेना, ठीक है। 10 है तो 10 ही लिखो, बुक में जो दिया है वही लिखेंगे, ठीक है। बुक में 10 दिया है। ये सारी चीज़ हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई सलूशन कैसे बेसिक से एसिडिक होता चला जा रहा है। मान लीजिए मैं कंसंट्रेटेड HCl लिखूं, तो उससे लेस एसिडिक कौन है बताओ, ये सबसे एसिडिक है, उससे लेस एसिडिक कौन है, उससे लेस एसिडिक कौन है, बोलो क्या। लेमन जूस भी लिख सकते हैं, या फिर विनेगर। अच्छा, उससे लेस एसिडिक टमाटो या टमाटो जूस हो गया, उससे लेस एसिडिक कॉफ़ी, और कॉफ़ी से लेस एसिडिक टी से लेस एसिडिक मिल्क का 6.6 है, ये 6 है, ये 5 है। अच्छा, मिल्क के बाद वाटर से ऊपर ब्लड है, और ब्लड से ऊपर बोलो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे जैक फ्रूट, कटहल, इसके अलावा भिंडी, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। तो अब आगे आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है, क्या MgOH होल ट्वाइस है, जिसका 10 है, उसके ऊपर बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के ऊपर, मतलब उससे लेस एसिडिक कौन सा होगा। अब हम बेसिक की कैटेगरी में आ गए, बताइए। हाँ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने लिख दिया। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीना अच्छा है कि जैसे अभी हमारे पास NaHCO3 भी है, बेकिंग सोडा भी है, वो अच्छा है कि डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की ओर अगर हम बढ़ेंगे, तो इसकी ओर बढ़ने पर जैसे इसका कितना बताया आपको, 10 पॉइंट, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 बता दिया ना, और बेकिंग सोडा का 9.5 है, वो यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बेकिंग सोडा।
सो यहाँ पे आएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी खा सकते हो, 9.5 है। लोग पानी में, गर्म पानी में पी लेते हैं, घर में रहता है। और फिर उसके ऊपर क्या डाइल्यूट है NaOH, और फिर उससे कम एसिडिक कौन है? दैट इज कंसनट्रेटेड NaOH। तो अब यहाँ पर एक और भी फिगर है आपकी बुक में, जो कि दिया गया है कि फिगर 2.6 देखो पेज 25 पे, कि ये फिगर है कि अगर मान लीजिए कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ बीच में लाइन खींचो और उसका मिड पॉइंट बनाओ, और यहाँ से H+ की आयन कंसंट्रेशन इससे बीच से गुजारना, और बीच से गुजारते हुए कम करते करते यहाँ तक बिल्कुल कम कर देना। तो ये चीज़ क्या बताता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? दूसरी तरफ। तो OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं 7 को क्रॉस करता हूँ तो OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये तो इस तरीके से सॉल्यूशन में 7 के उधर 7 तक दोनों इक्वल हैं, और ये OH की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 न्यूट्रल है। सो ये pH स्केल है, pH यहाँ पर 7 है। तो अब इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन किधर है? इधर। क्या ये इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन है? इस H+ आयन कंसंट्रेशन। और क्या यही जो इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन है, क्या वो डिक्रीज इन pH है? वास्तव में देखें तो इंक्रीज इन pH तो यही है। वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? क्या ये 0 से 14 तक चलता है? ये 0 से 7 जाएगा, फिर 14 जाएगा, बताओ। pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही तो चलेगा कि नहीं? तो ये इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन है, और इधर क्या होगा? इसमें बताओ क्या लिखे हैं? यस, इट इज इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी कंसंट्रेशन H+ की इधर बढ़ी है, ज़्यादा है, तो ये एसिडिक होगा। उधर OH ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाई जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो एसिडिक होंगे कि बेसिक? एसिडिक होंगे। सो सॉफ्ट ड्रिंक्स contain H2CO3, that is carbonic acid, hence acidic in nature, acidic होते हैं। और एसिडिक इन नेचर हैं। इसके अलावा हैविंग pH, उसका pH कॉफ़ी के बराबर होगा। ये बताओ जो सलाइवा है वो कैसी होती है? सलाइवा इज बेसिक इन नेचर। अच्छा, बिफोर मील एंड आफ्टर मील भी सलाइवा की वैल्यू बदलती चली जाती है। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर एग्जैक्ट वैल्यू। किसी को पता है तो बता दो। pH वैल्यू ऑफ सलाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील। According to Vedantu, greater than so the pH value of the So, saliva before the meal is 7.4 and after the meal saliva is is basic in nature before meal. मील से पहले इसकी वैल्यू है 7.4। इससे फायदा क्या होता है बताओ? हाँ,
उसको न्यूट्रलाइज कर देती, नहीं तो हम लोगों के दांत ही गल जाएं। हम जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसने एसिड सेक्रीज किया, और अगर मान लीजिए सलाइवा उसे ना न्यूट्रलाइज करे तो हमारा इनेमल ख़त्म हो जाएगा क्या? ठीक है। सो वो ये चीज़ है। और लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा सारा सलाइवा कंज्यूम हो जाता है, बैक्टीरिया अपने एक्शन में आ जाते हैं। तो सलाइवा इज एसिडिक इन नेचर आफ्टर मील, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? क्या 5.8 हो जाती है? और अगर मान लो इफ इट फॉल्स बिलो, ज़्यादा चीनी खा लिया, मुंह में चीनी भर के रखे हो, तो इतना शुगर ये होगा। इफ़ इट फॉल्स बिलो 5.5 तो आपके दांत गलने लगेंगे। तो अगर आपने गार्गल नहीं किया है खाने के बाद, इफ़ pH ऑफ सलाइवा देन इट इज़ सफिशिएंट। इतनी एसिडिटी जो कैल्शियम फास्फोएपेटाइट का बना हुआ हमारा एनामल है वो गलने के लिए काफ़ी है। If pH of saliva becomes या falls below 5.5, अगले ही पेज पे लिखा हुआ है, then tooth decay starts। तो टूथ डिके होने लगेगा। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया कि पीएच का डे टू डे लाइफ में क्या योगदान है। नाउ अब पीएच हमें पता कैसे चले? मान लो किसी किसान की ज़मीन कैसी है, उसका पीएच क्या है, वो कौन सा यूरिया इस्तेमाल करे, कौन से फॉस्फेट्स, अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करे, अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करे कि अमोनियम सल्फेट यूज़ करे, आखिर उसे कौन सा यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो अपने ज़मीन की मिट्टी अपने हाथ में या पुड़िया में लेके आता है, वहाँ पर लैब में जो उसके आस पड़ोस में होती है उसको दिखा देगा कि ये मिट्टी है और देख लो, इसके हिसाब से हमको दे दो। तो वो क्या करता है, उसको यूनिवर्सल सलूशन में उस मिट्टी का जो पानी है उसमें यूनिवर्सल सलूशन डालता है और उसका कलर देखता है। कलर देख के जान जाता है कि उसका पीएच कैसा है। अगर कलर नीचे वाले स्पेक्ट्रम में से कैसा आया तो वो जान जाएगा कि उसकी मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है। ये तो अब वो सॉल्यूशन में पीएच, ये पीले कलर का यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है सॉल्यूशन में। तो हमारे यहाँ भी रखा हुआ है, आधा लीटर सॉल्यूशन है, ज़रा सा आप एक ड्रॉप डालोगे पता चल जाएगा कि कैसा सॉल्यूशन है। अभी तो नहीं है हमारे पास, कोचिंग में रखा है, तो उससे पता चल जाएगा कलर। अगर मान लो रेड आया, डीप रेड आया, तो वो कैसा होगा? ऐसा तो खैर आएगा नहीं, क्योंकि हाईली एसिडिक के पैर रखेगा ही तो गल जाए पैर, क्योंकि ये तो कंसनट्रेटेड HCl है ना। उसका 7 के आसपास पड़ेगा, या तो उसकी ज़मीन की वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो 6 होगी या 8 होगी। तो जब उसका कलर देखेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये पूछ ले उससे कि तुम किस एरिया के किसान हो तो हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि हर एक किसान अपने हिसाब से अपनी ज़मीन में यूरिया या खाद डालता है, तो उससे उसकी ज़मीन का टेक्सचर और उसका नेचर बदलता रहता है। इसलिए बीज अनुसंधान केंद्र वाला ये बिल्कुल भी अंदाज़ा करके नहीं बता सकता है कि अगर तुम किशनगढ़ के रहने वाले हो तो तुम्हारी ज़मीन का पीएच कितना होगा। तुम्हें मिट्टी का सैंपल लाना ही पड़ेगा। तो जब तुम मिट्टी का सैंपल ला के दोगे, वो पानी में घोल के यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक बूंद डालेगा। वो अगर हल्की सी लाल हुई तो जान जाएगा ये एसिडिक है, हल्की सी नीली हुई तो जान जाएगा बेसिक है, और अगर ग्रीन रही तो जान जाएगा इसकी ज़मीन तो आइडियल है। कहेगा जाओ, तुमको तो किसी यूरिया की ज़रूरत नहीं है, जो मर्जी वो उगाओ, तुम्हारी ज़मीन सोना उगलेगी। समझ में आ गई बात? सो आइडियल सॉइल इज़ दैट हुज पीएच इज़ नियरली 7। और अगर इधर उधर हुआ तो उसको ठीक करने के लिए वो उसको कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र या यूरिया देगा। समझ में आ गई बात? सो व्हाट डज इट मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर, अच्छा अब जरा देखो, रेंज ऑफ पीएच ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स। अच्छा ये देखो कि ये जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, हमने बहुत सारे इंडिकेटर के आपको नाम बताए, तो वो इंडिकेटर पूरी 0 से लेकर 14 तक पीएच नहीं बताते हैं।
हमने बहुत कहा है कि लिटमस पेपर का खूब नाम आपको सुनाया है कि लिटमस पेपर है, ये है, वो है, लेकिन पूरे पीएच में वो कलर चेंज नहीं करता है। तो सारे सोल्यूशन किसी न किसी, कोई 3 से 4 तक कलर चेंज कर रहा है, कोई 4 से 5 तक, कोई 5 से 6 तक, कोई कहीं से कहीं। और ये तो फिनॉफ्थिलीन का ये हाल है। फिनॉफ्थिलीन क्या है कि जब यहाँ बेसिक हुआ तो कर दिया, और नहीं तो 1 मिनट। अच्छा सर ने देखा नहीं क्या क्वेश्चन मार्क, मैंने पूछा था कि अच्छा, ये अभी देखो, ये समझ में आई बात कि अलग अलग सब क्या पूरी रेंज में कलर चेंज कर रहे हैं क्या? लेकिन अगर मैं सभी का सैंपल मिला दूं तो क्या हमें पूरा मिल जाएगा कलर चेंज? तो इसलिए इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ ऑल इंडिकेटर्स इन ए प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी। ये नहीं है कि अपने मन से कितना भी एब्रप्टली मिला दो, एब्रप्टली नहीं मिला सकते हो। आपको एक स्टिपुलेटेड क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी, जितनी जितनी होगी कही गई है, दर्शाई गई है, लैब में बनाना पड़ता है। सो इट इज़ मिक्सचर ऑफ all indicators in a particular definite percentage। ठीक है, तो इसको हमें डेफिनिट परसेंटेज मिलाना पड़ेगा, इन डेफिनिट अमाउंट। ठीक है, टू मेक यूनिवर्सल इंडिकेटर। It is a color indicator, which gives various colors in different pH range, pH range। अच्छा, पीएच रेंज में ये अलग अलग कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ गए कि ये किस कलर का होता है? इट इज ऑफ डार्क येलो सोल्यूशन। ये डार्क येलो सोल्यूशन है। अगर इसी में अखबार डाल दो तो पीएच पेपर बन जाए। अखबार डाल के धूप में सुखा लेना तो क्या बन जाएगा? पीएच पेपर। तो हम लोग बनाते रहते हैं अपने यहाँ, जैसे ये जो कागज़ आप लोग टेस्ट पेपर करते हो उसी से सुखा के दे देते हैं आप लोगों को। नहीं तो बाजार में जाओ तो 10 रुपए का पैकेट देगा, उतना पैसा कौन लगाए? समझ में आ गई बात? तो अब जरा क्या टेस्ट होगा जैसे होता है। अब देखो कि यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन ये करीब करीब इस कलर का होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हम कहें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ये है ऐसा, यही चीज़ हमारे यहाँ रखी है। तो इस सोल्यूशन में आप न जाने कितने अखबार डुबा के थोड़ा पतला करो, बना लो, और देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखा हुआ है कि नहीं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन ऐसा होगा, लेकिन अब 4 to 11 है तो 4 से 11 तक का ये देगा, बट ऐसा सब में नहीं होगा। तो जो दूसरे यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो फुल रेंज देते हैं। तो जैसा यूनिवर्सल इंडिकेटर बाज़ार में लो तो ये चीज़ है, अलग अलग तरीके के आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कलर इंडिकेटर। ज़रूरी नहीं है कि अब ये सभी में देगा, ये भी उसी तरीके से है। तो जैसा जिसने मिलाया हो उसके हिसाब से, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। बोलो क्या? हाँ, फिनॉल्फ्थलीन कलरलेस है, वो बेस में पिंक हो जाता है, वो भी इसमें मिला हुआ है सब कुछ। पीएच इन जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर उसका कलर आपको बता दिया ना, येलो कलर का होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी क्या बताया, किस कलर का होगा?
येलो कलर का होगा। और अगर मान लीजिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो ये सारे कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर डीप येलो दिख रहा है। और इसके पीएच पेपर देख लो, अगर इसी में ये पीएच पेपर देख रहे हो, इसी में भिगा भिगा के बनाया गया है, कागज़ के टुकड़े कर लो, इसी में भिगो लो पतला करके, तो ये पीएच पेपर बन गया। और अगर इसको जब पानी में डालोगे, किसान अपनी मिट्टी लाएगा, उसको पीएच से क्या मतलब है, क्या वो समझ भी पाएगा पीएच क्या होता है? किसान कितना पढ़ा होता है, तो वो अपनी मिट्टी दे सकता है तुमको। तो तुम जब ये उसमें ये डिप करोगे पानी में डाल करके, पानी मिट्टी नीचे बैठ जाने देना, और जब पानी ऊपर आ जाए उसको फिल्टर करके उस पानी में ये पीएच पेपर डालना, तो उसकी ज़मीन की एसिडिटी पता चल जाएगी। अगर रेड साइड जाए तो जान जाना एसिडिक है, अगर ब्लू साइड जाए तो जान जाना बेसिक है, और अगर ग्रीन जाए तो क्या जान जाओगे? ठीक है, तो न्यूट्रल है। तो इस तरीके से ये हमें पता चल जाएगा कि ये उसका कैसा है। नाउ अब ज़रा देखो, जस्ट 1 मिनट। नाउ 1 मिनट रुकिएगा। मिक्सिंग एसिड एंड बेस टू मेक न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये हम देख लें। ये देखो कि ये बताओ ये क्या है, HCl और NaCl है। और HCl में अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो कैसा कलर देगा बताओ? फिर से देखो, अगर ये क्या है लिखा, HCl में अगर मान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो कैसा कलर दे? रेड दे रहा है। यूनिवर्सल डाल दिया है, रेड दे रहा है। अब देखो मिला भी दिया स्टीरर से, बेस में डालो तो कैसा देगा? सर ये होता तो येलो है ना? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा? तो क्या ग्रीन कलर हो गया? यूनिवर्सल इंडिकेटर तो पहले से ही पढ़ा था। बोलो समझ में आ गई बात? सर इसमें सॉल्ट पीपीटी होगा या फिर कुछ नहीं होगा? क्या सर इसमें जो सॉल्ट जो बना है ये सर वैसा बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा? देखो, ये हमने आपको दिखाया कि ये चीज़ आपने देखी, तो इसमें आपको क्या दिखाया गया। यहाँ से देखो, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? और क्या सर यहाँ अब ये मिल जाए तो क्या ये पानी बन जाएगा क्या? पानी और नमक। HCl प्लस NaOH क्या होता है, पढ़ तो चुके हो। HCl प्लस NaOH क्या होता है? वाटर प्लस नमकीन पानी, और वो तो पीते ही हो। न्यूट्रल होता है कि नहीं नमकीन पानी? तो इसमें इंडिकेटर पड़ा था ना पहले से ही, तो वो ग्रीन कलर नहीं देगा। अभी दिखाया आपको, बोलो। और नहीं तो आपकी बुक दिखा दे, बुक से बड़ा सबूत क्या है? ग्रीन कलर है, देख लो बीच में। बुक को तो मानते होगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हम ये देख सकते हैं सोल्यूशन में कि जैसा उसका कलर होगा वैसा वो देगा, जैसा उसका टेक्सचर होगा, जैसा उसका नेचर होगा, H+ ज़्यादा होगा तो ब्लू देगा। और ऐसा ही नहीं है, थोड़ी देर पहले जैसा श्रेयान ने बताया था कि न सिर्फ ये 14 pH रेंज पे देगा, बल्कि एक pH के अंदर भी 4 कलर देगा। देखो कितनी बड़ी बात बता दी है बात कि नहीं, कि 0.25 के अंतर पर भी कलर देगा। वो 7.25 तक निकाल सकते हो pH,
नहीं तो ऐसे कैसे हम 10.5 उसका निकाल रहे हैं लेमन का, बताइए। सो कलर चार्ट ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आपकी बुक में भी दिया Here's होगा, information from Wikipedia. नहीं तो बुक में नहीं होगा तो बहुत जगह दिया रहता है। तो एक पीएच के अंदर अंदर कितने कलर चार्ट रहते हैं, यानी 1.25 1.50 ये सारे कलर चार्ट रहते हैं। सो इट इज़ नॉट, वैसे तो पीएच स्केल का आपकी बुक का ये चार्ट है, ये सिंपल चार्ट है जो आपकी बुक में दिया है, लेकिन ऐसे पीएच पेपर भी आते हैं जो एक पीएच वैल्यू के अंदर 4 पीएच वैल्यू बताते हैं, 0 से 1 तक वो 4 कलर देते हैं। तो तुम्हारा मान लीजिए कोई स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप आपने रंग ली, अब स्ट्रिप रंगने के बाद उस स्ट्रिप को यहाँ पर आपने रंगा और रंगने के बाद यहाँ मिलाओ कौन सा कलर मिल रहा है, तो मान लो मिला दिया आपने, हाँ हाँ ये कलर मिला है, बोल दो तुम्हारी ज़मीन का पीएच ही है। इसको पहले आप एक पेपर है ना, यही है पीएच पेपर, मान लो पीएच पेपर डाल दिया उसमें पानी में। सो पीएच पेपर डालने के बाद क्या होगा, इस पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं, ये तो एक कागज़ है, पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। क्या इस पीएच पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा हुआ होगा, क्या येलो कलर का होगा, येलो कलर में डुबाया है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो इसमें होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही उसके सलूशन में तुमने डाल दिया, इसके सलूशन में ये डाल दिया, तो इसका कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज करने के बाद क्या करोगे, क्या आपकी बुक का जो कलर पैटर्न है उससे उसको मैच कराओगे क्या, और जिससे मिल गया, मान लो ये ब्लू मिला या पर्पल मिला, तो जान जाना कि उसकी ज़मीन का पीएच कैसा, वैसा यूरिया उठा के दे देना उसको। इतनी बात समझ में आ गई। सो दैट वी हैव सीन कि पीएच पेपर का क्या काम है, पीएच पेपर क्या होता है। पीएच पेपर के बारे में देखो। सो इफ पेपर इज डिप्ड इन यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड ड्राइड, इफ कोई भी पेपर जो कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसा भी पेपर, इफ वाइट पेपर ले लो, ब्लैक मत लेना, इज डिप्ड इन यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड ड्राइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड पीएच पेपर। तो इट गिव्स वेरियस कलर एट वेरियस पीएच वैल्यू, इट गिव्स various colors at various pH value। अब देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी लाइफ में क्या पीएच का कोई काम भी है कि ऐसे ही हम पीएच पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। सो पहली चीज़ कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, सो आवर बॉडी वर्क्स इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, ये रेंज दी गई है। तो हम पिछली वैल्यू मॉडिफाई कर लेते हैं, जो बुक आपकी कहेगी हमें वही मानना पड़ेगा, तो हम दूसरी नहीं लिख सकते। तो जो भी बुक ने कहा है लेट अस अमेंड इट। कह रहा है आपकी बुक की 7 to 7.8 है, तो हम इसे अमेंड कर लेते हैं, 7.00 लिखो इसे, और 7.8 ये लिखना ठीक भी है क्योंकि उसके मिड वैल्यू ली गई है 7.4। अब देखो, सो आवर बॉडी वर्क इन दिस पीएच रेंज, सो आवर बॉडी इज नॉट हैविंग होम्योस्टेसिस ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ हमारे अंदर टेम्परेचर के लिए नहीं होम्योस्टेसिस है, बल्कि पीएच के लिए भी है होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन करके रखती है। सो आवर बॉडी is temperature specific,
टेम्परेचर कितना होता है बताओ? सर हाँ, इधर सर गूगल पे दिखा रहे बॉडी का 7.8 होता है लेकिन ब्लड का 7.35 से 10.45 होता है। ठीक है, अब जो भी लिखा है आवर बॉडी वर्क्स विद इन, यानी हमारे अंदर जो भी डाइजेशन और सब कुछ होता है वो इसी में होता है। ये सब जगह का है, आप स्टमक का भी ले सकते हो। तो ये ओवरऑल है। एंड पीएच का सर बॉडी से क्या मतलब सर, समझ नहीं आया। अभी समझ में आएगा, अभी समझाया ही कहाँ है। सो आवर बॉडी इज टेम्परेचर स्पेसिफिक एंड पीएच स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर स्पेसिफिक है और साथ में कैसा है, यानी अगर जो हमारा ब्लड है वो बेसिक है कि एसिडिक? बेसिक। बेसिक है, तो इस रेंज में तो ये है, बेसिक है कि नहीं? सो पीएच स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है कि इफ टेम्परेचर आपका 98 से 99 हो गया तो क्या आपके बॉडी के जितने प्रोटीन है, लाइपेज, एमाइलेज, जाइमेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, क्या ये सब हड़ताल कर देंगे, काम करना ही बंद कर देंगे? जो खाना खाओगे पलट जाएगा क्या? फीवर हो गया तो खाना पलट जाएगा क्या? क्यों पलट जाता है? क्योंकि सारे प्रोटीन हड़ताल पर हैं। वो बोल रहे हैं हमारी टेम्परेचर रेंज ये करो नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर बोलेगा अरे सबसे पहले इसको एंटीपायरेटिक तो दो। एंटीपायरेटिक का मतलब फीवर को ख़त्म करने वाला। पायर का मतलब क्या होता है? चिता। तो इसका शरीर चिता के समान जल रहा है तो आपको एंटीपायरेटिक दिया जाता है। कुछ भी ऐसी दवा दी जाती है, एमॉक्सिलिन दिया जाता है, पैरासीटामोल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, क्या हमारा टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है और सारे प्रोटीन वापस अपने काम पे लौट आते हैं। तो इसलिए अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बदल गया 1 डिग्री इधर से उधर तो कोई काम नहीं होगा आपकी बॉडी में। और पीएच बदल गया तो भी कुछ काम होगा क्या? पीएच तो इधर उधर हो गया, इससे ज़्यादा तो जान ही चली जाएगी। 7 से 8 कभी अगर किसी का हो गया तो बचेगा नहीं। तो ये हम लोग स्पेसिफिक है, बेहतर है कि वो 7.4 पे बना रहे। 7.4 इसकी मिड वैल्यू है। सो पीएच स्पेसिफिक यानी 7.4 होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इफ वी ईट सम एसिडिक थिंग। एसिडिक थिंग का क्या मतलब है? क्या क्या एसिडिक खाते होगे? जैसे लेमन खा लिया, टोमेटो खा लिया, और न जाने कितने फ्रूट्स खाते हो। क्या सारे फ्रूट्स एसिडिक हैं? नो सर। हाँ, और क्या? कौन सा फ्रूट पे? हाँ, ठीक है, ये सब खा लिया, लेमन फ्रूट है, या सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया। और इसके अलावा भी आप कई बार क्या करते हो, टी कॉफ़ी भी पी लेते हो, मिल्क भी पी लेते हो, जबकि 6.6 है, बिना डरे। छोटा बच्चा पैदा होते ही मिल्क पी लेता, पता नहीं उसे क्यों नहीं डर लगता। सो ये सब पी लिया। सो ईट सम एसिडिक। इफ़ वी ईट सम एसिडिक और बेसिक थिंग, बेसिक थिंग कोई भी चीज़ अगर हम ऐसे खा लेते हैं, जैक फ्रूट, ठीक है, ब्रिंजल, मम्मी बताती हैं कि ये मत खाना, ये बादी है, और ये इसी तरीके से ये चीज़ दूसरी है, तो ये ब्रिंजल हमने खा लिया। लेडी फिंगर, तो आर्थराइटिस जिसको बूढ़े लोग होते हैं वो ये सब नहीं खाते हैं, कहते हैं कि नहीं इससे हमारा दर्द बढ़ जाएगा जॉइंट्स का। लेडी फिंगर ये सब नहीं खाते हैं। सो अगर ऐसी चीज़ खा लेते हैं, कोई एसिडिक या बेसिक, ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने और भी किसी सब्जी का नाम लिखा है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी लोकल लैंग्वेज में कही जाती हो तो हाँ टाइपिंग गलत है, छोटा बच्चा। हाँ, ये कुछ है, मतलब लोकली उसे वो बोलते हैं। तो अगर सम एसिडिक और बेसिक थिंग हम खा लेते हैं, देन ऑल्सो पीएच ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज। देन ऑल्सो पीएच ऑफ बॉडी क्यों नहीं चेंज होती? एज आवर ब्लड इज बफर सोल्यूशन। ब्लड क्या है? बफर सोल्यूशन। it releases equal amount of base for taken acid। अगर हमने एसिड खाया
तो अपने ग्लैंड से ये क्या सेक्रीट कर देगा, क्या बेस, और बेस खाया तो क्या अपने ग्लैंड से हमारी बॉडी क्या सेक्रीट कर देगी, एसिड, और हमारा पीएच क्या मेंटेन रहेगा। सो आवर बॉडी इज बफर सोल्यूशन, इट क्या करता है, इट एडजस्ट्स हमने लाइब्रेरी में तो पढ़ा था, स्टोर में तो जो बेहतरीन करता है। एसिड निकलता है अभी एक्चुअली थोड़ा सा बाइल जूस भी तो निकलता है जो बाइल जूस बेसिक है, और थोड़ा सा हम ऊंची क्लासेस में जाएंगे ना तो हम इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे आपको 11th में। फिर इस 11th में इसके 7 पेज हैं बफर सोल्यूशन के, तो अभी हम क्यों इसकी चर्चा करें, हर एक रिएक्शन है, ठीक है, 30 रिएक्शंस हैं बफर सोल्यूशन के, अभी हम बताएंगे फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो अच्छा है कि इसको यहीं टालते हैं, बस इतना समझ लो कि एसिड खाओगे तो बेस निकाल दिया जाएगा, और बेस खाओगे तो एसिड, और हमारा पीएच मेंटेन रहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, किसी को दिक्कत हो तो समझाया जाए। सो इस तरीके से इट एडजस्ट इट्स पीएच रेंज इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक कर लेगा, 7 to 7.8। तो पहली चीज़ है कि हमारी बॉडी इस पे काम करती है और हमारा पीएच मेंटेन रहता है, पहली बात तो ये बताई गई। सो दूसरी चीज़ देखो, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। According to Bygis, in Now. the stomach, hydrochloric acid is secreted as food enters the stomach. अब दूसरी It चीज़ turns देखो, the pH of the stomach between नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हमारी बॉडी के बारे में बता दिया गया कि सेकंड है कि सो बफर सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा देखो कि इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्टमक वर्क्स, या कह सकते हैं कि एंजाइम्स रिलीज्ड बाय स्टमक वर्क्स इन, किस में काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में। सो एंजाइम पेप्सिन किस में काम करता है बताओ, हाँ, एंजाइम पेप्सिन वर्क्स in acidic medium, however acidic medium released by glands of stomach, अच्छा, however mucus क्या करेगा, is there to protect इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एसिडिक मीडियम है या पीएच लोअर हो जाए तो हमारी बॉडी काउंटरएक्ट कर लेती है। सो इनर लाइनिंग ऑफ पीएच, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक ये चीज़ है। तो अब ये भी देख लो, स्टमक ऑन अदर साइड लाइपेज किस में काम करता है, जो ऑयल को तोड़ता है, वर्क्स इन बेसिक मीडियम सेक्रीटेड बाई, ठीक है, बाइल डक्ट। So in same alimentary canal, the pH differential is maintained so that all enzymes work perfectly. एक ही एलिमेंट्री कैनाल है, एक ही आहार नाल है, उसमें जगह जगह अलग पीएच वैल्यू है। बताओ ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, कि थोड़ी ऊंचाई पे पीएच 7 से कम है और थोड़े आगे चलने पे पीएच 7 से ज़्यादा है, जिससे सब अपना अपना काम कर सकें। तो डिफरेंशियल पीएच सिचुएशन मेंटेन की गई कि नहीं। So in same alimentary canal differential
pH is maintained at different location, maintained at different locations, ये चीज़ है। अब ज़रा देखिए कि एसिड कॉसेस टूथ डिके, कि जो एसिड हैं, एसिड कॉसेस टूथ डिके, द एसिड प्रेजेंट इन आवर वो जो डेंटल कैविटी होंगी या डेंटल फोल्ड्स, ठीक है, डेंटल फोल्ड्स भी हो सकते हैं या गम्स में भी जो होते हैं, गम्स में छिपे हैं। सो रिलीज, वो क्या करते हैं, रिलीज डाइजेस्टिव एसिड, ठीक है, टू डाइजेस्ट शुगर, शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए करते हैं। बट दैट एसिड कैन कॉज टूथ डिके, बट दैट एसिड कैन डेप्लीट, डेप्लीट का मतलब समझ सकते हो क्या, डेप्लीट यानी कम कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना, घटा देना, मिनिमाइज कर देना। डेप्लीट द लाइनिंग्स ऑफ इनेमल, जो इनेमल की एक परत चढ़ी होती है, क्या वो उसको उतार देंगे, ठीक है। टू काउंटर एक्ट दिस सिचुएशन या टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, आवर टंग एंड जो अंदर के इनर लाइनिंग्स ऑफ चीक है, दे सेक्रीट सलाइवा टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड, टू अवॉइड सच सिचुएशन, सच सिचुएशन। क्या किया जाता होगा ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, सिचुएशन, ग्लैंड्स, क्यूबॉइडल वो जो एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट इन टंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, चीक की स्पेलिंग ठीक है क्या, रिलीज, रिलीज कैसा, बेसिक सलाइवा, टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड, ये है, ठीक है। एंड वी जो है अवॉइड टूथ डिके, वी आर सेव्ड फ्रॉम टूथ डिके। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी चीज़ है कि अब आगे देखिए कि पीएच ऑफ सॉइल, पीएच का क्या सॉइल में भी कुछ महत्व है, पीएच ऑफ सॉइल। सो द प्लांट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट ऐसे नहीं कि किसी भी मिट्टी में कुछ भी उगा दो। अभी आप लोगों ने लेटेराइट, ब्लैक सॉइल, अलग अलग चीज़ें पढ़ी और सब जगह क्या अलग अलग फसल होती है कि एक ही जैसी सब जगह उगा सकते हो। सो प्लांट्स, हाँ, सो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, स्पेसिफिक, जहाँ थोड़ा एसिडिक होगा वहाँ नारियल के पेड़ उगेंगे, स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, healthy growth। most of the plants need, हाँ, अभी कोई मोदी का लाइव आ रहा है इसमें, क्या चीज़, वो टीचर स्कूल वाले बोल रहे हैं। तो क्या आप लोगों को ज्वाइन करना है, हाँ, अच्छा, ठीक है। मोस्ट जिसको ज्वाइन करना हो फिर वो अपना बाद में वीडियो देख लेगा, बाद में देख लेंगे सर हम। हाँ,
most of the plants need pH of soil near 7 to get proper growth. यानी ये कहा जा सकता है कि pH अगर 7 है तो ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है. However, if soil is acidic, soil कैसी हो, एसिडिक हो, then it will be treated. ये किससे ट्रीट की जाएगी? हाँ सही है, लेमन से थोड़ी ना करोगे, लाइम, चूना, ठीक है, लाइम पाउडर. सो इट विल बी ट्रीटेड विथ लाइम या लाइम स्टोन, चॉक. चॉक ही होता है, CaC होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइम वाटर. हाँ, दैट इज चूने से कर लो, चूने के पानी से. टू क्विकलाइम क्या होता है? है क्विकलाइम वही है, लाइम यही है, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड यही है, इसी को लाइम कहते हैं, ठीक है. चूना जो बाजार में मिलता है वही लाइम है. सो टू ब्रिंग, समझ नहीं आया सर. अगर सोइल एसिडिक हो तो सर भाई अगर एसिडिक सॉइल है और अगर एसिडिक सॉइल में CaO डाल दोगे, जैसे CaO और पानी बरसा, तो क्या वो थोड़े से बेस रिलीज़ कर देगी, और वो जो बेस रिलीज़ होगा, क्या उस बेस से आपके सॉल्यूशन का ये जो सॉइल का H+ है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा. जैसे Ca और प्लस OH का होल ट्वाइस, क्या आप एक्स्ट्रा OH डाल रहे हो अपनी सॉइल में? एक्स्ट्रा OH डालोगे तो क्या एक्स्ट्रा H+ खत्म नहीं हो जाएंगे? बताओ. आपके सॉइल में क्या ज़्यादा है? क्या H+ आयन ज़्यादा है? बताओ. एसिडिक सॉइल का मतलब क्या समझते हो? H+ OH से ज़्यादा है ना. तो क्या आप अगर और OH डाल दो तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस H+ है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे? सो ये चीज़, टू ब्रिंग pH ऑफ सॉइल नियर, किसके नियर लाने के लिए? नियर 7. इफ सॉइल इज बेसिक, तब क्या करोगे? देन ये जो डेफिकेशन होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है या काऊ डंग है, ये सब एसिडिक होते हैं. तो इन्हीं से मैन्योर बनता है. क्या ये जो सब्जियां सड़ जाती हैं इनसे मैन्योर बनता है, कंपोस्ट बनता है क्या? और अगर कंपोस्ट डाल दे अपनी ज़मीन में तो क्या होगा? सो देन फार्मर एड मैन्योर. मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक एक तरीके से फर्टिलाइज़र है. एड मैन्योर जो कि एसिडिक है, ऑर्गेनिक है ना, टू ब्रिंग इट्स pH नियर 7. दोनों बात समझ में आ गई कि अगर बेसिक है तो क्या करेगा और एसिडिक है तो क्या करेगा? अगर बेसिक है तो बताओ प्रवीण क्या करेगा? अगर बेसिक है तो बता दो. काफ़ी कठिन सवाल पूछा गया है आपसे, मुश्किल है जवाब, लेकिन बता दो. इतना आसान नहीं है ये. आयुष आप बताओ. बेसिक है तो क्या होगा? श्रेयान. सर बेसिक है तो मतलब सर वो मतलब क्या बताना है सर? उसमें वो अपनी ज़मीन में क्या मिलाएगा, अपनी सॉइल को किससे ट्रीट करे कि उसकी ज़मीन, पूरी ज़मीन में क्या मिला दे कि उसकी सॉइल 7 पे आ जाए. अगर उसकी ज़मीन का एसिड मिलाएगा. एसिड एसिड क्या मिला दे? HCl डाल दे, क्या डाल दे? सर यूरिया. अच्छी बात कही है. सृजन बताओ. बताओ. अब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट. ये ठीक कह रहे हैं जो गरीब है उसे और मार दो. बेसिक है ना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, मतलब गरीब है तो उसे मार दो. वो भी बेसिक है तो बेसिक ही डाल दो. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. ये इंटेलिजेंट आंसर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रैक्टिकल आंसर भी देते हैं, जैसे सृजन. बताओ. जमीन हाँ बोलो. मैन्योर डाल दो. तो मैन्योर एसिडिक होता है
और अगर उसकी ज़मीन एसिडिक है तो क्या मिला है? ये चीज़। वैसे कुणाल का भी आंसर कम जोरदार नहीं था, बात में दम था, क्योंकि दुनिया आजकल यही कर रही है। सो दैट इज पीएच ऑफ सॉइल के बारे में हमने देख लिया। डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, तो अगर ये कह सकते हैं कि डिफेंस फ्रॉम बाइटिंग ऑफ एंट, अगर आंट काट ले, वेस्प काट ले, स्पाइडर काट ले, कुछ भी काट सकता है, या बी स्टिंग हो जाए, तो हम अपना बचाव कैसे करें? मान लो मधुमक्खी, ये ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। सो इफ एंड बी, जो भी हनी बी है, हनी बी स्टिंग्स अस, देन जो इट सेक्रीट्स, ये क्या सेक्रीट करता है? एसिड सेक्रीट करता है इन अवर ब्लड। सो इन दिस केस, इस केस में क्या करना चाहिए? इन दिस केस वी शुड अप्लाई, अगर एसिड सेक्रीट कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अप्लाई बेकिंग सोडा। अच्छा बताया है देखो कई लोगों ने कि बेकिंग सोडा या डिटर्जेंट सोप सॉल्यूशन एट दैट प्लेस। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि अगर बर जानते हो पीले कलर की होती है, स्पाइडर, इफ वेस्प और स्पाइडर स्टिंग्स अस, देन इट सेक्रीट्स, ये क्या सेक्रीट करती है? बेस। क्या सेक्रीट कर देती है? बेस इन ब्लड। तो वहाँ पर क्या रगड़ लें? सो द स्पॉट इज ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट कर लिया जाए? अब आप उसमें विनेगर लगा लो, विनेगर या लेमन, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज इट्स स्टिंग। तो इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं कि नहीं, अगर हमें पता हो कि किसने काटा है। मच्छर काट ले तो ओडोमास लगा लो, जैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, कुछ नहीं रिलीज करता। सो ये चीज़ है। नाउ अब ऐसा भी होता है कि हाउ प्लांट प्रोटेक्ट्स देमसेल्स। सो प्रोटेक्शन बाय प्लांट्स इन फॉरेस्ट, कांटेदार प्लांट होता है, देयर इज नेटल प्लांट प्रेजेंट समवेयर। सो नेटल प्लांट कैसा होगा? आपकी बुक में बना हुआ है, जरा 28 पेज निकालो, 28 में। तो नेटल प्लांट एंड डॉग प्लांट, These pictures should match. ये देखो। सो दो अलग अलग प्लांट हैं कि एक है जो कांटेदार है, नेटल है, और एक है डॉग प्लांट, ये कांटेदार है, ये नेटल प्लांट है। सो नेटल प्लांट में बहुत कांटे होते हैं, ये देखो नेटल प्लांट, टच कर लोगे। राजस्थान में भी तो होता है सर ये। हाँ, तो अगर नेटल प्लांट ने आपको स्टिंग कर लिया या टच भी हो गए तो इतनी जलन होगी। इन फॉरेस्ट देयर इज नेटल plant. If we accidentally touch it, then due to its acidic nature, we feel inflammation, बहुत जलन होगी, inflammation, but adjacent to it,
इसके बगल में एक और प्लांट उगा होगा, इसके बगल में ज़रूर उगा होगा, क्योंकि दूसरा प्लांट उग ही नहीं सकता, ये जिससे हिलेगा डुलेगा उसी को ख़राब कर देगा। सो एडजेसेंट टू इट देयर इज ए डॉग प्लांट, डॉग प्लांट होगा, विच इज बेसिक, वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, टेक few leaves of it and rub the sap of that at the point, तो स्टिंग पॉइंट पे रब कर लो, एंड रब द sap of basic dog plant at injured place. Inflammation will be subsidized, will go away, या it will be soothed, जो सूद हो जाएगा, go away। समझ में आ गई कि किस तरीके से पीएच का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एप्लीकेशन है। हैव यू अंडरस्टूड? तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और आप हमें बता देना कि क्या है। टोमेटो का क्या पूछना है? हमारी मैम ने वैसे तो ऑक्जेलिक लिखा, मैम ने कहा था कि ना 2-3 और होता है, अगर एग्जाम में आना तो वो पहले करना ऑक्जेलिक। अच्छा अच्छा। एसिड्स प्रेजेंट इन टोमेटो According to Wiley Online Library, besides besides citric and malic acids, Citric acid tomato लिखना। products contain many other carboxylic acids which are produced during the technological process. सिट्रिक मेन है, Acetic, lactic, fumaric, सिट्रिक का सबसे ज़्यादा परसेंटेज। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।